नमस्कार, इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कारगिल युद्ध 1999। खास बात क्या है, 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति बन चुके थे। उसके ठीक एक साल बाद ये उनके बीच पहला सीधा सैन्य टकराव था। चलिए समझते हैं इस बेहद जटिल और खतरनाक युद्ध के हर पहलू को एकदम शुरुआत से। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले बात करेंगे ऐतिहासिक संदर्भ और लाहौर घोषणा पत्र की। उसके बाद ऑपरेशन कोहे पायमा, भारत की रणनीति, युद्ध के परिणाम और अंत में जो सबसे जरूरी हिस्सा है, कारगिल समिति द्वारा लाए गए आधुनिक खुफिया सुधार। सबसे पहले आते हैं पहले खंड पर, संदर्भ और लाहौर घोषणा पत्र। एक ऐसा ऐतिहासिक विरोधाभास जिसने सबको हैरान कर दिया। तो देखिए, इस भयानक टकराव की नींव दरअसल एक धोखे पर टिकी थी। फरवरी 1999 का महीना था। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने शांति के लिए एक ऐतिहासिक लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सबको लगा चलो अब शांति आएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त, उन्हीं सर्दियों में, पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ पीठ पीछे एक बड़ी घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ जंग की पूरी तैयारी। और इसी गुप्त रणनीति का नाम था ऑपरेशन कोहे पैमा, जो हमारा अगला विषय है। आखिर ये घुसपैठ हुई कैसे? दरअसल सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सैनिक ऊंचाई वाली चौकियां खाली कर देते थे। ये एक आम रिवाज था, पर पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने कश्मीरी मुजाहिदीन का भेस बनाया और धोखे से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर कूद कर ली। वो भारत की सीमा में करीब 4 से 10 किलोमीटर अंदर घुस आए और 130 से 140 बेहद अहम पहाड़ी चोटियों पर कब्जा जमा लिया। अब सवाल यह है कि उनका मकसद क्या था। उनके 3 बड़े टारगेट थे। पहला, श्रीनगर से ले जाने वाले नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करना। अगर ये रास्ता कट जाता तो सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद भारतीय सेना की सप्लाई चेन बिल्कुल टूट जाती। दूसरा मकसद था कश्मीर मुद्दे को वापस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालना। और तीसरा, भारत पर सैन्य दबाव बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नक्शे पर फिर से निर्धारण करवाना। पर जब मई की शुरुआत में भारत को इसका पता चला तो जवाबी कार्यवाही क्या थी? चलिए भारत की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति पर नजर डालते हैं। भारत ने यहाँ एक बेहतरीन डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ थी जोरदार सैन्य आक्रामकता। भारतीय सैनिकों ने, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे शूरवीर शामिल थे, खड़ी पहाड़ियों पर सीधे चढ़ाई की, टोल पीलिंग और टाइगर हिल को वापस छीन लिया। ये बेहद रक्त रंजित और मुश्किल जंग थी क्योंकि दुश्मन ऊपर था। लेकिन दूसरी तरफ था सामरिक संयम। सरकार का सेना को सख्त आदेश था, कुछ भी हो जाए LOC पर कार्रवाई नहीं करनी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम आक्रमणकारी नहीं बल्कि अपनी जमीन बचा रहे हैं। और जानते हैं इस संयम का नतीजा क्या निकला? कूटनीतिक मंच पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया, बिल्कुल अलग थलग। 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बुलाकर सख्त लफ्जों में कहा कि अपनी सेना तुरंत और बिना शर्त वापस बुलाओ। G8 देशों और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चाइना ने भी इस घुसपैठ का समर्थन करने से इनकार कर दिया और उन्हें आपसी बातचीत से मसला सुलझाने की सलाह दी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। अब आते हैं इस भीषण युद्ध के अंजाम और इसकी चुकाई गई कीमत पर। 26 जुलाई 1999, ये वो तारीख है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर पूरे कारगिल सेक्टर को घुसपैठियों से मुक्त घोषित किया। और इसी दिन को आज हम सब कारगिल विजय दिवस के रूप में गर्व से मनाते हैं। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। भारत ने अपने लगभग 527 वीर जवानों को खोया। पाकिस्तान की तरफ भी 700 से 1000 सैनिक मारे गए, जिसे उन्होंने शुरू में मानने से ही इनकार कर दिया था। भारत ने अपनी तमाम चोटियां वापस ले लीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक भारी सैन्य और राजनीतिक हार थी। इसका असर ये हुआ कि वहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पूरी तरह पलट गई और जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को सत्ता से ही उखाड़ फेंका। खैर, जंग तो भारत जीत गया, लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में चुभता है। 130 से ज्यादा चोटियों पर इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई और मई के महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। ये आखिर कैसे संभव हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुफिया चूक यानी इंटेलिजेंस फेलियर था। और यही सवाल हमें ले जाता है इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से की तरफ, खुफिया सुधार और कारगिल समिति की भूमिका पर। क्योंकि असली बदलाव युद्ध के मैदान के बाहर आना था। आगे फिर से ऐसी चूक ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी यानी KRC का गठन किया। इस समिति का एक ही मुख्य काम था, इस बात की गहराई से जांच करना कि आखिर हमारे सिस्टम में फेलियर कहाँ हुआ और पूरे रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए क्या क्या सुधार करने जरूरी हैं। आज हम जो भारत का आधुनिक मिलिट्री और इंटेलिजेंस ढांचा देखते हैं ना, वो दरअसल इसी कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आया है। KRC की सिफारिशों के बाद ही देश में सैन्य खुफिया जानकारी के समन्वय के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA बनाई गई। तकनीकी निगरानी यानी टेक इंटेलिजेंस के लिए NTRO की स्थापना हुई। और सबसे अहम बात, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद का आइडिया भी इसी समिति ने दिया था। ये सुधार वाकई गेम चेंजर साबित हुए। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक गहरे सवाल पर रुकते हैं।
क्या सच में परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स किसी आम युद्ध को होने से रोक सकते हैं? कारगिल ने यह साबित कर दिया कि डिटरेंस के बावजूद सरहदों पर रक्तपात हो सकता है। दोनों देशों के बीच जो अभाव और अविश्वास इस युद्ध ने पैदा किया वो आज तक बरकरार है। सोचिए जरा, आधुनिक युद्ध के नए दौर में इसका क्या मतलब हो सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।